Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हेयर विद a new ट्यूटोरियल। तो गाइज आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम को। हम यहाँ पे सोलर सिस्टम का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ऑफ कोर्स ये वीडियो होने वाली है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, बट इसके साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू के साथ में। और ये जो वीडियो ये एग्जाम स्पेशल है, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल, मोस्टली आप बड़े एग्जामों की बात नहीं करते, जो भी स्टेट लेवल एग्जाम होता है और वहाँ से डेफिनेटली ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम। इसमें से क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके पास होना चाहिए, कुछ आपके पास नेक पॉइंट्स होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे इजिली इसको सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो। इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या काम करना है कि आगे बढ़ने से पहले अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शनी है, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नहीं उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। फैक्ट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे अगर सोलर सिस्टम की बात करें, देखो हमारा ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है ना। और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार हैं, ठीक है ना। और हर स्टार में एक किस्म का सोलर सिस्टम है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने सन की बात करें तो इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सोलर सिस्टम। हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी एंड अदर। हमारे जो इस गैलेक्सी में है ना, सोलर सिस्टम के अलावा और भी बहुत ज्यादा सिस्टम्स हैं जहां पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं किसी स्टार के इर्द गिर्द। बट हम यहाँ पे रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और पर्टिकुलर इसके अंदर हम सोलर सिस्टम में रहते हैं। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से इसको एनालिसिस करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगर हम टोटल देखें तो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब उनको हमने डिवाइड किया है, जो अगर हम 4 देखें तो 4 होते हैं इनर प्लैनेट हमारे पास और 4 होते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है ना। अब इनकी डिवीजन किस लिए जरूरी है भाई, देखो जो इनर प्लैनेट होते हैं ना वो रॉकी सरफेस के होते हैं, मतलब वो हार्ड सरफेस के होते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो 4 आउटर होते हैं ना वो होते हैं भाई गैसियस फॉर्मेट में होते हैं, मतलब वहां पे रॉक नहीं होते हैं, वहां पे गैसेस होते हैं। आप हीलियम देखो, कार्बन देखो, ये बाकी गैसेस के फॉर्मेट में वो वाले प्लैनेट होंगे, वहां पे आपको रॉक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो 4 इनर प्लैनेट है सबको पता है, एक आता है मरकरी आता है, देन वेनस आता है, देन अर्थ आता है, देन मार्स आता है। ये आते हैं हमारे 4 इनर प्लैनेट्स, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो आउटर प्लैनेट में क्या क्या आ जाता है, हमारे पास जुपिटर आ जाता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। तो ये जो 4 प्लैनेट हैं ये गैसियस प्लैनेट होंगे, या हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लैनेट होंगे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होंगे, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने इमेज लाने की कोशिश किया। सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, याद रखना। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो इनको सेपरेट करता है। और यहाँ पे आप देखोगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर क्या लाइफ और कहीं पे एग्जिस्ट करती है इस सोलर सिस्टम के अंदर? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अर्थ पे ही क्यों करेगी। देखो इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहले यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है, दूसरा वाटर है, और एक और क्या रीजन है जो है हम देखेंगे इंसुलेशन। अच्छा, इंसुलेशन एक जियोग्राफी की टर्म है, इसमें पता होना चाहिए कि इंसुलेशन होती क्या। द अमाउंट ऑफ सन रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सोलर से या सूर्य से जो किरणें निकलती है ना, और वो कितने अमाउंट की जाके अर्थ की सरफेस पे टकराती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थ की इतनी परफेक्ट लोकेशन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोलर रेज पहुंचती है ना, वो एक बैलेंस्ड वे में पहुंचती है, ना ज्यादा पहुंच रही है ना ज्यादा कम पहुंच रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। प्लस हमारा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर को रेगुलेट करके रखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा ठंडा नहीं चला जाता। अगर इमेजिन करें यहाँ पे अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे प्लैनेट के अंदर एटमॉस्फेयर ना होता तो यहाँ पे जो टेंपरेचर होता है रात को बहुत ज्यादा डाउन होता है और दिन को बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी अर्थ है एंड यहाँ पे सन है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है याद रखना 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपको लगेगा सर ये तो छोटे बच्चों वाला टॉपिक है। नहीं, टॉपिक छोटे बच्चों वाला है, लेकिन इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट में फैक्ट देने वाला हूं वो बहुत बड़े, वो पीएचडी लेवल के फैक्ट हैं। इस तरह याद रखना कि हमारी इसमें एक्सपर्टीज है भाई। सबसे जो दूर प्लैनेट है वो कितना दूर है, इसको कहते हैं नेपच्यून कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक साल बराबर होता है 134 ईयर के बराबर, अर्थ के 134 ईयर और यहाँ के एक साल बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप रट्टा मार के इसको याद करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूनिवर्स की स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्सिटी की स्टडी कहते हैं। और याद रखना सबसे पहले ये टर्म दी थी हम्बोल्ट ने दी थी। हम्बोल्ट वाज ए ग्रेट जियोग्राफर, उसने ये टर्म दी थी कॉस्मोलॉजी की, ठीक है ना। और सन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी, ठीक है ना। एंड अगर आप देखो हमारे पास हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर बाय कोपर्निकस। अब कोपर्निकस, और यहाँ पे एक पास लेकर मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे पास यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ पे पहले इस सोलर सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरीज थी। एक का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक
थ्योरी एंड दूसरे का नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। देखो हमारे एमसीक्यू स्टार्ट ही नहीं हुई, हम पहले फैक्ट को डिस्कस करें, यहाँ पे मजा आने वाला है क्योंकि काफी डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी अगर देखें तो इसको दिया था एक शख्स था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था टॉलमी था। क्या नाम था भाई इसका? PTOLMY। इस बंदे का नाम टॉलमी था और इस ये थ्योरी देता है जियोसेंट्रिक की। और इसमें क्या कहता है? ये कहता है जो हमारी अर्थ है भाई वो सेंटर में है, ये हमारी अर्थ है, और जो बाकी प्लैनेट है ना इंक्लूडिंग द सन, वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसको कहते हैं हम जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड इट वाज गिवन बाय टॉल ने। ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये कहता है जो हमारी अर्थ है वो सेंटर में एंड बाकी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। एक और हमारे पास थ्योरी थी, उसको कहते हैं होलोसेंट्रिक। होलोसेंट्रिक HOLEOCENTRIC होलोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा ये जो थ्योरी है ना ये बिल्कुल अपोजिट है किसकी? कोपर्निकस थ्योरी के रिलेटेड है, ठीक है ना। ये इसके नहीं सॉरी जो कोपर्निकस की थ्योरी है ये बिल्कुल अपोजिट है टॉलनी की थ्योरी के। अब ये थ्योरी क्या कहती है? जो हमारा सन है ना भाई ये सेंटर में है, ठीक है ना, और जो बाकी प्लैनेट हैं हम देखते हैं अर्थ, मून, बाकी जो भी प्लैनेट हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं वो सन के इर्द-गिर्द घूमती है बट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। याद रखना यहाँ पे भी एक नेक पॉइंट आप देखोगे, कोपर्निकस ने तो थ्योरी ठीक दी थी बट यहाँ पे एक जोल हो गया उससे, वो ये कि जो ऑर्बिट है सन के इर्द गिर्द प्लैनेट का वो सर्कुलर है, बट सर्कुलर तो है नहीं। तो लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट होता है उसका नाम है केपलर। क्या होता है? जॉन्स केपलर। वो क्या था भाई? वो क्या कहता है जो प्लैनेट होते हैं ना वो अर्थ के इर्द गिर्द तो एक तो मूव करते हैं बट वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है भाई? इलिप्टिकल ऑर्बिट देखें तो इसके मोस्टली दो सेंटर होते हैं जिनको हम दो फोकाई कहते हैं या फोसाई कहते हैं, ठीक है ना। एक सेंटर यहाँ पे होगा, एक सेंटर यहाँ पे होगा, तो इनसे आप देखोगे तो दो सर्कल आपको यहाँ पे इजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है जो हमारा सन है वो दोनों में से किसी एक सेंटर पे होगा, दोनों पे नहीं हो सकता, और जो बाकी प्लैनेट हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से इस तरह प्लैनेट घूमेंगे, ठीक है। तो ये था कोपर्निकस ने दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने अभी एक ही लाइन पढ़ी, इसको इतना ज्यादा डिफाइन कर दिया। कोपर्निकस देता है सोलर सिस्टम का कांसेप्ट 1532 के अंदर देता है, ठीक है ना। एंड हुग्यू लॉ ऑफ प्लैनेट, हमने देखा कि जो केपलर होता है वो भाई वो 3 लॉ देता है, किसके? 3 लॉ देता है प्लैनेट्स के रिलेटेड। पहले लॉ को हम बोले तो उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ जो होता है ना उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लॉ ऑफ ऑर्बिट। याद रखना लॉ ऑफ ऑर्बिट का यही इतना कहता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते बट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट नॉट ए सर्कुलर ऑर्बिट लाइक द ओवल शेप्ड। दूसरा लॉ क्या कहता है? उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में केपलर जी कहते हैं कि भैया जब प्लैनेट सूरज के करीब आते हैं तो उनकी जो स्पीड फास्ट हो जाती है बट जो सूरज से दूर जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अच्छा जो सूरज के सन और अर्थ के जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, हमारी ये सन है, यहाँ पे सन है बीच में, और यहाँ पे अगर अर्थ है और अर्थ यहाँ पे भी है, 2 पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या कहते हैं? पेरीहिलियन, ठीक है ना। यहाँ पे अर्थ का डिस्टेंस देखें तो ये आता है 147 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और यहां से अगर यहाँ पे अर्थ को देखें तो ये आता है 152 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और दोनों को अगर एवरेज निकालें तो ये आता है 149.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ऑफ कोर्स। इस पॉइंट को बोलेंगे हम पेरीहिलियन, इस पॉइंट को बोलेंगे एपीहिलियन, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। आगे नहीं बढ़ते, बस इतनी पढ़ लेते हैं। अगर हम अर्थ के सर्कमफ्रेंस की, पहले हम अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, इतना तो सबको पता ही होता है, 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये आता है 4000 to 4075, ठीक है ना, किलोमीटर। ओके, द सन इज 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 15 करोड़ क्या होता है भाई? 150 मिलियन किलोमीटर का मतलब है 115 करोड़ होता है, ठीक है। एंड आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे कुछ फैक्ट आपके लिए लाए हैं। द नेम द फर्स्ट वुमन टू रीच स्पेस, कौन सी औरत थी जो पहली बार स्पेस में पहुंची? इसका नाम कहता है वेलेंटीना, ठीक है ना। और अगर हम फर्स्ट इंडियन वुमेन देखें तो इनका नाम था कल्पना चावला, एंड सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं, अपने छोटी क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, आई होप। एंड चलो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में। क्या कहता है? स्टार्स कलर डिपेंड अपॉन, जो स्टार का कलर होता है ना डिफरेंट, आप देखोगे कोई स्टार ज्यादा ब्राइट होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बहुत ज्यादा डिम होता है, तो भाई ये इसकी जो ब्राइटनेस होती है इसके पीछे जो डायरेक्ट फैक्टर है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उनका टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या होता है? मोस्ट ब्राइट स्टार, जो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इतना वो ब्राइट होगा। हम अपने सोलर सिस्टम में देखें जो हमारा इस मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है उसे कहते हैं सिरस स्टार। क्या कहते हैं? सिरस, और इसको कभी कभी डॉग स्टार भी कह देते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हमारा सन के जो सबसे करीब स्टार आता है, सबसे हमारे करीब अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम में सबसे करीब जो स्टार है वो तो सन ऑफ कोर्स, एंड बाकी प्लैनेट्स के इर्द-गिर्द घूमते हैं, बट सन के बाद अगर जो सबसे क्लोज हम देखें हमारे पास जो स्टार है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है अल्फा सेंटूरी। उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया, उसका नाम है अल्फा सेंटूरी, याद रखना, ठीक है ना। और सुपरनोवा, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार इज कॉल्ड सुपरनोवा, जब स्टार एक्सप्लोड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा। एंड प्रोक्सिमा सेंटूरी अगर देखें तो स्टार टू आवर अर्थ है। प्रोक्सिमा अल्फा सेंटूरी बोलो या प्रोक्सिमा सेंटूरी बोलो तो ये सेकंड नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ है, ठीक है ना।
और न्यूक्लियर फ्यूजन बताया हैपन इन स्टार एंड सन। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पता है क्या होता है, आगे भी क्वेश्चन आ गया तो हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। हाउ मेनी मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, जो हमारे पास सैटर्न है और हमारे पास जुपिटर है भाई, इसमें कितने ज्यादा मून है? आपको पता है जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है ना, और सैटर्न भी बड़ा प्लैनेट है बट सबसे बड़ा नहीं है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। बट यहाँ पे पता है नेक पॉइंट क्या है? तो जुपिटर के पास सबसे ज्यादा स्टार नहीं है, बल्कि जो सैटर्न है उसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। किस तरह? सैटर्न के पास अगर स्टार देखें तो 82 आते हैं और जुपिटर के पास देखें तो यहाँ पे आते हैं 79 स्टार आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 82 एंड 79 रिस्पेक्टिवली। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा स्टार होते हैं और जुपिटर के पास 79 है। इतना हो गया क्लियर। स्टार क्या है? जिस तरह हमारा ये है ना, हमारी जो सैटेलाइट सन, ये मून है ना, तो इस मून की बात हो रही है। अगर हम देखें तो सैटर्न का जो सबसे बड़ा स्टार है, सॉरी सैटेलाइट है, जिसको हम मून भी कहते हैं, उसका नाम है टाइटन। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उसका नाम है गाइनामाइट। गाइनामाइट ये किसका असल में ये सैटेलाइट है? ये है जुपिटर की सैटेलाइट। ठीक है, और याद रखना जो सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग है ना, जो आप देखोगे रिंग स्ट्रक्चर देखोगे सैटर्न के इर्द गिर्द, तो ये किसने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। ठीक है, एंड फ्लोटिंग प्लैनेट की बात की जाए तो जिसकी डायनेस्टी बहुत ज्यादा लो है तो वो सैटर्न ही है इटसेल्फ, क्योंकि इट्स मेड अप ऑफ गैसियस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टू प्लैनेट्स ऑर्बिट हैव एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड। हमारे पास दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट ये है, एक प्लैनेट ये है, इसका अपना एक ऑर्बिट होगा, इसका अपना ये ऑर्बिट, बट बीच में देखें तो एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। जब हमने स्टार्ट वीडियो की थी ना तो हमने आपको बताया था एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में है, जल्दी से बताएं आप। सबको पता है भाई, मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। देखो, मार्स हैज टू सैटेलाइट, फेबोस एंड डेमोस। जो मार्स के पास दो मून है, एक का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम है मून, सॉरी डेमोस। ठीक है ना, अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम वो है डेमोस। ठीक है ना, देखो मरकरी के पास कोई मून नहीं है, मरकरी हैज नो मून, वेनस हैज नो मून, अर्थ हैज वन मून एंड मार्स हैज टू मून। ठीक है, देख लेते हैं तो मार्स के पास दो मून है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डेमोस। और देखें तो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो मून है उसका नाम है डेमोस। ठीक है ना, मार्स को हम कभी कभी रेड प्लैनेट कहते हैं, क्यों भाई? वहां पे जो रेड ऑक्साइड है, मतलब आयरन वहां पे बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है, इस वजह से उसकी सरफेस को रेड कहते हैं। अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट एंड यूरेनस को कहते हैं ग्रीन प्लैनेट। और बाकी कोई है मरकरी नहीं, वेनस को कहते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, अर्थ ट्विन कहते हैं, इनके अलग अलग नाम आप जानते होंगे ऑफ कोर्स। और याद रखना हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी माउंटेन है हमारी अर्थ पे देखें तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इस प्लैनेट में। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 8848.86 अपडेटेड मटेरियल है। ठीक है, 86 किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर इसकी हाइट, इट्स नॉट किलोमीटर इट्स मीटर। ठीक है, 8848.86 मीटर की इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। बट अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट जैसी तीन लगाकर एक पहाड़ है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उसका नाम है माउंट ओलंपस। क्या नाम है उसका? ओलंपस। यहाँ पे है ओलंपस मेसी। तो ये कहाँ पे है? ये जो है नहीं, या माउंट ओलंपस की बात करें तो मार्स के ऊपर एक पहाड़ है, उसका नाम है माउंट ओलंपस। ठीक है ना, और ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा है। और याद रखना ओलंपस मेसी एक वोल्केनो है मार्स के ऊपर। ठीक है ना, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट ऑन मार्स, उसे नेक्स्ट ओलंपिया भी कहते हैं या ओलंपस माउंटेन भी कहते हैं। डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट नाम से आप इनको जान सकते हैं। विच टू प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन से प्लैनेट है भाई जो रूल के खिलाफ चल रहे हैं? रूल के खिलाफ नहीं चल रहे हैं, बट हाँ उनकी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन कुछ ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो ये हैं मार्स, नहीं, ये है मार्स एंड यूरेनस। कहाँ पे है? वेनस एंड यूरेनस। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखना। ठीक है, अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें, मॉर्निंग स्टार की बात करें या ट्विन सिस्टर की बात करें, अर्थ सिस्टर की बात करें तो ये आता है वेनस आता है। याद रखना कौन सा है? वेनस। अगर हम वेनस की बात करें तो इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में 95% भाई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या मकदार है? 0.034%। याद रखना ये हमारे पास गैसियस फॉर्मेट में है एंड 0.02% ये अर्थ की क्रस्ट में है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। हो गया इतना क्लियर? अगर आप देखें तो वेनस के जो एटमॉस्फेयर है वहां पे इतनी 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका क्या मतलब है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है ना, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, सपोज हमारे पास यहाँ पे अर्थ है एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स जाती हैं तो उनको ट्रैप कर लेती है। अगर जितना ज्यादा CO2 होगा तो इतने ज्यादा गर्मी होगी, मतलब इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारा वेनस है ना वो हॉटेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। रीजन आपके सामने है, एक तो वहां पे सल्फ्रिक एसिड है ना उसके क्लाउड से, और दूसरा वहां पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए वो क्या करते हैं हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखता है और वहां पे उसके एटमॉस्फेयर को बहुत गर्म करके रखता है। ठीक है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने बोला हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम और इसको वेनस ही कहते हैं। वेनस और मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। ठीक है ना, ये है वेनस के ऊपर आता है। ठीक है ना, मतलब इसके क्लाउड्स होते हैं। और लाइंग प्लैनेट अगर हम देखें तो ये 23 यूरेनस है एंड यूरेनस डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना,
और CH4 होता है ना, जो मैथीन होता है, ये मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है, इसी के ऊपर, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CH4 इन ह्यूज अमाउंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ, जो अर्थ हमारे सोलर के इर्द गिर्द नहीं, सॉरी, जो अर्थ हमारे सन के इर्द गिर्द मूव कर रही है ना भाई, तो ये 1 मिनट में कितना मूव करती है, तो याद रखना है 1 मिनट में मूव करती है ये 27, ठीक है ना। देखो बाज़ अवक़ात आपको 29 भी मिलेगा, बट आप मोस्ट एक्यूरेट जो है यहाँ पे 27.7 किलोमीटर, तो 28 मिलता है तो उसको फौरन से चिपका देना 28 किलोमीटर, बट इस आंसर का यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं ब्लू ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को कहते हैं 71% वाटर है, यहाँ पे बड़े बड़े ओशन है, आप देखेंगे। बेंड टू एक्सेस, ये 23.5 डिग्री पे बेंड है हमारी एक्स, और रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट से। पेरीहीलियन 3 जनवरी को होता है ना, पेरीहीलियन होता है जो सबसे करीब होती है, हाँ, जब सूरज के सबसे करीब होती है वो 3 जनवरी को होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि भाई 3 जनवरी को अगर हमारी अर्थ सूरज के सबसे करीब है तो फिर हमें यहाँ पे सर्दी क्यों लगती है, ठीक है ना। बट ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम कभी सेपरेट सेशन रखेंगे, उसको बताएंगे कि 3 फरवरी को अर्थ तो बिल्कुल करीब होती है, जनवरी को अर्थ तो बिल्कुल करीब होती है, बट वो साउदर्न हेमिस्फीयर उसके सामने होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। और वी आर लिविंग ऑन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो एपिहीलियन 4 जुलाई की बात हो रही है। तो यूरी गैगेरियन की बात करें तो वो फर्स्ट थे जो स्पेस में गए थे। एंड उसकी बात करें हैली कोमेट की बात करें तो वो एक बार नजर आता है 76 ईयर में। सनलाइट की बात करें तो 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, याद रखना 8 मिनट ये तो फिक्स्ड है भाई, कभी आपको 16 सेकंड देखेंगे, कभी आपको 20 सेकंड देखेंगे, और कभी आपको बीच में 18 सेकंड भी नजर आएंगे, 18, 20 एंड 16, इसमें कंफ्यूजन है, बट 20 आपको याद रखना है, ठीक है। एंड उसकी बात करें तो मून की बात करें, मून की लाइट को लगता है 1.28 सेकंड, कहीं भी लिखा है 1.3 सेकंड, तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये माइनर चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और मून एक किस्म का सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है ना। तो अगर हम प्लैनेट का डिस्टेंस देखें सन से तो वो किस तरह का है, आप बताएं। तो आपको पता है सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो सबको रटी हुई है ये लाइन, तो रटी हुई लाइन सबको पता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और अर्थ का अगर हम कोर का टेम्परेचर देखें तो वो 6000, कोर का नहीं मतलब कोरोना का टेम्परेचर देखें तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, कोर का तो वो मिलियंस में चला जाता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सिचुएशन ऑफ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है भाई, सन, मून एंड अर्थ आप एक लाइन में आ जाते हैं, सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसके बारे में देखो, हमारे पास जो इक्लिप्स होते हैं एक होता है सोलर, एक होता है ल्यूनर, एंड दोनों आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको मजा आ रहा है ना तो गाइस आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बनता है, ठीक है ना। आप इतना नहीं करोगे, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी ट्रीट बनती है यार। रही दी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट, तो सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो यहाँ पे देखें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ठीक है। ये मुझे सिचुएशन ठीक लग रही है। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, अर्थ नहीं, अर्थ और यूरेनस यहाँ पे मसला कर रहे हैं, देखोगे यहाँ पे अर्थ, इनको इंटरचेंज करना था भाई, यूरेनस पहले आता है अर्थ बाद में आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। एरिस्टोथेनिस, याद रखना एरिस्टोथेनिस एक ऐसा बंदा है, इसको कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड अस अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है भाई, आकाश गंगा, हम हिंदी में कहते हैं बट इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं भाई, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना। एंड स्पाइरल, एलिप्टिकल, पिक्यूलर एंड इरेगुलर, दीज आर टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। याद रखना स्पाइरल होता है, एलिप्टिकल होता है, पिक्यूलर होता है एंड इरेगुलर होते हैं। एंड द नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब है उसे कहते हैं एंड्रोमेडा। समवेयर इन फ्यूचर इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ और बिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ, ये जो अल्फा सेंटेरियम ना, ये जो एंड्रोमेडा है ना, ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे के साथ कोलैप्स हो जाएगी, हम ना होंगे मगर उदासी खड़ी रहेगी। हु गिव बिग बैंग थ्योरी, किसने दी थी बिग बैंग का आइडिया, किसने दिया था। अब ये देखो, ये असल में एक थ्योरी है बट हाँ इसको मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इसको प्रूव मान चुके हैं कि यही द फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो ये बिग बैंग इज कंसिडर्ड एज द ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है ना, इसको ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो किसने ये दी थी, इसको कहते हैं जॉर्ज लेमेरेट ने दी थी, ठीक है। भैया क्या करता है 1927 में करता है, ये डिस्कवर करता है बिग बैंग को, ठीक है ना। द वे द यूनिवर्स बिगेन, इट इज द आइडिया दैट द यूनिवर्स बिगेन जस्ट सिंगल पॉइंट देन एक्सपेंडेड। क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट था भाई, ठीक है ना, इसकी जो वॉल्यूम था वो 0 था, वॉल्यूम 9, इसका जो वॉल्यूम था 0 था, और जो डेंसिटी थी इसकी इनफाइनाइट थी। वॉल्यूम बोले तो 0, डेंसिटी बोले तो इनफाइनाइट। ये खुद एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है ना, तो होल ऑफ द यूनिवर्स इसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो हमारी जो आजकल यूनिवर्स है ना भाई, ये एक्सपैंड कर रही है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ये तब से जो धमाका हुआ था ना
वो तब से ये हमारी अर्थ एक्सपेंड करी इन डिफरेंट डायरेक्शन, याद रखना। और इस पॉइंट पे इसको अच्छी तरह से आइंस्टाइन ने भी समझाया है, अगर आप उनको अच्छी तरह से देखोगे तो। विच इंडियन गेव थ्योरी अबाउट द ब्लैक होल, तो कौन सा इंडियन साइंटिस्ट है जिसने ब्लैक होल के बारे में हमें बताया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एस चंद्रशेखर जी। ए ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ space time where gravity is so strong that nothing, no particle or even the electromagnetic radiation such as light can escape from it। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं जो ब्लैक होल एक ऐसा सरफेस होता है या एक ऐसी स्पेस है, स्पेस में एक ऐसे एरिया जहां पे उसकी ग्रेविटी बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है ना। एंड ये किया जाता है कि अगर आप देखो किसी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा आई है और वहां से कुछ चीज रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं हो रही है, तो हम उसकी इमेज किस तरह लेते हैं भाई, क्योंकि लाइट का किसी भी इमेज का लेने का आप कुछ चीज देखते हो तो वहां पे वो बेसिक जो वहां पे प्रिंसिपल चल रहा है कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे तो आप कुछ नहीं देख रहे, तो ये किस तरह पॉसिबल है, वहां पे आप इमेज किस तरह ले रहे हो, तो आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। विच इंडियन गॉन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा इंडियन था जो पहली बार स्पेस में गए थे, तो ये थे शर्मा भैया, ठीक है ना। शर्मा जी, राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये गए थे 3 अप्रैल 1984 में गए थे, ठीक है ना। और इन्होंने 7 दिन 21 आवर एंड 40 मिनट्स भी गुजारे थे, देखो ना। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, उनके मिनट्स भी काउंट किए जाते हैं। व्हाट इज द साइड ऑफ कॉमेट, अगर हम कॉमेट देखें, यहाँ पे सन देखें तो ये दोनों अपोजिट साइड में होती है। यहाँ पे अर्थ की बात करें तो सन के अपोजिट में कॉमेट ऑलवेज होती है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। हेली कॉमेट की बात करें तो 76 ईयर में एक ही बार नजर आती है। रियर अर्थ, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, हमारी जो अर्थ है भाई इसका डायमीटर क्या है, ठीक है। जल्दी से बताएं आप अर्थ का डायमीटर, तो ये आता है, यहाँ पे लिखा भी है ऑफ कोर्स, आप देख सकते हैं 7918 किलोमीटर, ये इसको बोला 12,742 किलोमीटर्स। ये पहला माइल है, दूसरा किलोमीटर, फ्लो में हो जाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मून्स वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है ना, हम रहते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे रहता है कोई भी बंदा रहता है, ठीक है ना, एक सब्सक्राइबर यहाँ पे रहते हैं एंड यहाँ पे मून है, ठीक है ना। ये क्या है, मून है भाई। अच्छा, आप मून को पूरा तो नहीं देख सकते, ठीक है ना। आप मून को यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे, यहाँ से लेकर आपका विजन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पाओगे, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन आप मून का देख पाओगे। तो नियर अबाउट हम देख पाते हैं 59 या 69%, बताओ गैस करो कितना होगा। तो मुझे लगता है कि ये 59 होगा, ठीक है ना। 59% हम मून का एरिया देख पाते हैं, ठीक है ना। अगर रोमन गॉड ऑफ वार मास मून ऑर्बिट टेक्स 27 डेज 7 आवर एंड 40। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, आप प्लैनेट्स का जो भी नाम देखोगे ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये असल में रोमन्स के गॉड के नाम पे रखे गए, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। व्हेन डिड इंडिया लॉन्च मॉब मिशन, इंडिया ने मॉब मिशन को कब लॉन्च किया। अब यहाँ पे देखोगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नवंबर 5 2013 में इंडिया ने मॉब मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है ना। और इसका आंसर, राइट आंसर ए आ जाएगा। ओके 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 ओके। नेम द प्लैनेट विच इज आल्सो कॉल्ड द वेल्ड अनक्लियर प्लैनेट, तो ये कौन सा प्लैनेट है भाई, इसको वेनस कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम वेनस की बात करें तो इसको सराउंड किया है थिक क्लाउड्स कॉल्ड वेल्स प्लैनेट, ठीक है ना। और ये ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है, ठीक है ना। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। वेनस होता है ना, ये कितना प्यारा नाम है। असल में ये नाम रखा गया था रोमन की एक गॉडेस, जो उनकी देवती कहते हैं, आई होप विद ऑल रिस्पेक्ट, उनके नाम पे इनको रखा गया था, ठीक है। नेम टू मेजर गैसेस प्रेजेंट इन सन, अच्छा सन के पास कौन सी दो गैसेस होती हैं भाई, इनके पास दो ही गैसेस, एक होता है हाइड्रोजन होता है, एक होता है हीलियम होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 71% होता है, एंड जो हीलियम होता है वो 26% होता है। एंड द फाइनल, ये है क्वेश्चन आपके लिए, बट यहाँ पे क्या मसला चल रहा है कि भाई आप वीडियो देखे तो चले जाते हो, बट आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते यार। आंसर क्वेश्चन किया करो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक किया करो। यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत काम की है, तो ये बाकी बंदों को भी रेफर करता है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है डिवार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर सबको पता है ऑफ कोर्स, बट आप बताओ कि डिवार्फ प्लैनेट का क्या क्राइटेरिया, कि किस प्लैनेट को आप डिवार्फ प्लैनेट कहेंगे, जरूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर देखो आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कुछ कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड तो आप जरूर हमें बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइज।